माय डियर फ्रेंड, आज मैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 13 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें मैं एक प्रश्न से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको वो याद ना करना पड़े, आपके दिमाग में वो छप जाए। इस तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर आप नए हैं तो पीछे वाले सीरीज को भी देखिए। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट डाले हैं, उन सभी को भी देखिए और आगे कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन सी थी? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनने वाला पहला राज्य था। तो आपको बताना है कि उस समय इसकी राजधानी कौन सी थी। गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, वारंगल। सही आंसर होगा कुर्नूल। उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। मैं आपको बता दूं कि अभी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली राजधानी अमरावती, जहां पे न्यायालय है, अमरावती। दूसरी राजधानी विशाखापत्तनम और तीसरी राजधानी यही कुर्नूल। ये 3 राजधानियां अभी भी आंध्र प्रदेश की हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मिजोरम किस किस राज्य से होकर गुजरती है? आप उस राज्य का नाम सुन लीजिए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मणिपुर और झारखंड। इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पेराम्बिकुलम अरियाल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा यह केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। इसे ही हम पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना के नाम से जानते हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नीपर, निस्टर, डॉन या वोल्गा। जैसे भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी गंगा है, तो उसी तरह से पूछा गया है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर होगा वोल्गा। वोल्गा जो है यह रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय चित्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं? कावारत्ती या न्यूमूर, पंबन और बैरन, बैरन और नारकोंडम, ग्रेट अंडमान व लिटिल अंडमान। सही आंसर होगा बैरन एवं नारकोंडम। यह भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो बैरन और नारकोंडम। बैरन जो है वह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। बैरन जो ज्वालामुखी है, तो ये दोनों द्वीप हैं जहाँ पे ज्वालामुखियाँ पाई जाती है, बैरन, नारकोंडम। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, महानदी, चेनाब, सतलज। सही आंसर होगा चेनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित, राज्य तो नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश बोलिए, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सूर्य के निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है
4.2 प्रकाश वर्ष, 42 सेकंड में, 4.2 मिनट में, इनमें से कोई नहीं। सूर्य के सबसे निकटतम तारे, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे की बात नहीं हो रही है। सही आंसर होगा 4.2 प्रकाश वर्ष में सूर्य के निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। वैसी नदी जो जमीन पे ही स्टार्ट होके जमीन पे ही समाप्त हो जाती है। सही आंसर होगा घग्गर। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि घग्गर का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका प्राचीन नाम दृश्यवती, इसे ही दृश्यवती के नाम से जाना जाता है। जैसे झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता है, उसी तरह इसे घग्गर को दृश्यवती के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, जापान। सही आंसर हो जाएगा भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। सही आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के समीप में पाई जाने वाली परत होती है ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर और आयनोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर होता है। ये 5 तरह के लेयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो आप वातावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, उसके 5 परत होते हैं। हिंदी में उसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन सभी में अगर क्षोभ मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, तो वह क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। जबकि अगर बोले कि रेडियो वेव के संवहन के लिए या रेडियो वेव किस मंडल से होकर पास करता है, तो वह आयन मंडल से होकर पास करता है। उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रेड, यूकॉन। सही आंसर होगा मिसिसिपी, मिसौरी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजन। अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जबकि मिसिसिपी, मिसौरी या उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम। देखिए, इस सेट में मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं डालता हूँ जो हार्ड हो। कुछ वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में इजी होते हैं बट ऑप्शन में आप कंफ्यूज करते हैं, तो मैं वैसे भी क्वेश्चंस को डालता हूँ। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा झेलम। बच्चे चेनाब से कंफ्यूज करते हैं बट आपको याद रखना है झील, जम्मू कश्मीर में झील है, तो झेलम नदी जो है वह श्रीनगर राजधानी जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बने विशेष प्रकार की स्याही से 9 अंकीय संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब चेक या मांग ड्राफ्ट पर 9 अंक की एक स्पेशल डिजाइन करके वहाँ पे लिखा जाता है, उस कोड को क्या कहा जाता है? पिन कोड, MICR कोड, IFSC कोड, ISDB कोड। आपका सही आंसर हो जाएगा
MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यही आपका फुल फॉर्म होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 1971 से 1972, 1980 टू 81, 1978 टू 83, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 1978 टू 83। इसी में अनवरत योजना को जनता सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन था। ट्राइसेम योजना, आपने एक नाम सुना होगा ट्राइसेम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म ट्राइसेम का लिखकर बताइए। और ट्राइसेम योजना की शुरुआत 1979 में इसी योजना के तहत की गई थी और यह योजना बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जितना अचीव करना था उससे ज़्यादा गोल को अचीव किया गया। अनवरत योजना, अनवरत का मतलब होता है जो लगातार चलने वाली योजनाएं हो, और इसका जो सिद्धांत दिया था वो रैगनर फ्रिस्क और गुरनार मिडल, ये भी पूछा जाता है अनवरत योजना का सिद्धांत किसने दिया था? गुरनार मिडल और रैगनर फ्रिस्क ने इस अनवरत योजना का सिद्धांत दिया था। इसकी शुरुआत 1978 से 83 तक चली और जनता पार्टी की सरकार ने इसको सबसे पहले लागू किया था। 1944 में कुछ गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। अब किसने किया था गांधीवादी योजना को प्रतिपादित? NR सरकार ने, कस्तूरीबाई लालभाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। सही आंसर हो जाएंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इस गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति। सही आंसर होगा स्वर्ण क्रांति। इसे ही गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बागवानी को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। हरित क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन से संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? मतलब संविधान में जिसका उल्लेख नहीं किया गया है वह संस्था कौन सी है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग। सही आंसर होगा नीति आयोग, जिसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर किया गया था। यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अन्य सभी आयोग, वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में चर्चा है, अंतर्राज्यीय आयोग का चर्चा आर्टिकल 263 के तहत किया गया था। जबकि 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय आयोग केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए अंतर्राज्यीय आयोग का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल 324 से 329 तक आर्टिकल में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1967, 1945, 1948, 1989। कब परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 मार्च 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था और ये बॉम्बे में हुआ था। इसका श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले रेडियोधर्मी पदार्थों के चेन रिएक्शन के बारे में जानकारी दी थी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना भी उन्होंने ही किया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, और वो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे।
डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक डो जोन्स कहलाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। अगर भारत की बात करें तो भारत में दो शेयर बाजार हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा न्यूयॉर्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो तरह के शेयर बाजार भारत में हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया था डो जोन्स यह कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ही शेयर बाजार सूचकांक को, सूचकांक जो होता है उसे शॉर्ट में हम डो जोन्स कहते हैं। और मैं आपको बता दूं भारत में जो दो हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें सबसे पुराना जो है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम डैश है। सबसे तेजी से किससे रुपया ट्रांसफ़र होता है? डाक अंतरण के द्वारा, तार अंतरण के द्वारा, साथ साथ सकल निपटान के द्वारा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के द्वारा। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म में बताता हूँ। साथ साथ सकल निपटान ये तो हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और फिर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और डाक अंतरण जो डाक के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है और जो तार के द्वारा भेजा जाता था। इनमें से कौन सा सबसे फास्ट माध्यम है धन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का? सही आंसर होगा NEFT राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अंकलेश्वर, नुनमाटी, जामनगर, ट्रॉम्बे। पेट्रो रसायन सही आंसर होगा जामनगर। पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र जो है वह जामनगर में स्थित है, और यह गुजरात का एक क्षेत्र है जामनगर। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र सामग्री के लिए, सिलाई मशीन के लिए, कृत्रिम रेशम के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। ये क्वेश्चन आजकल नए पैटर्न में आ रहा है। किसी फेमस जगह का नाम दे देगा और वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको दे देगा। सही आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? मतलब लोकसभा की सीटों में आरक्षण किस वर्ग को प्राप्त नहीं है? लोकसभा के जो 545 सीट हैं उनमें से 25% जो सीट है वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा के निर्वाचन में सीट आरक्षित नहीं है, जबकि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल सीट का 25% सीट आरक्षित होता है। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या अभी 545 है, जिसमें से 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 543 संघ तथा राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम सीट जो अभी तक निर्धारित किया गया है वह सीट 552 सीट हो सकता है, जबकि अभी 545 सीट ही लोकसभा में हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? मतलब विधानसभा चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या विधियां होती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, सीमित मताधिकार के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, या फिर वयस्क मताधिकार के द्वारा?
विधानसभा चुनाव, जो आप अपने क्षेत्र के विधायक साहब को चुनते हैं ना, उस चुनाव में किस मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा डी, वयस्क मताधिकार। इसी के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि जब वोट होता है विधानसभा का तो आप डायरेक्ट वोटिंग करने के लिए जाते हैं। आपके क्षेत्र के एक उम्मीदवार जो होते हैं, जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसके एक उम्मीदवार को आप वोट देते हैं। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन सा होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी, ये सभी। प्रथम विधि अधिकारी या प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? सही आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। आप इन सभी वीडियोज को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फुल डिटेल में एक एक घंटे का लगभग वीडियो होगा, जिसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फिर दूसरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो, भारत के महान्यायवादी पर भी वीडियो रखा हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि प्रमुख विधि अधिकारी कौन सा है, तो भारत के महान्यायवादी। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे आप दिमाग लगा के भी आंसर दे सकते हैं। बात हो रही है ब्रिटिश नागरिकों की। सही आंसर होगा 1 नंबर, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश नागरिकों को नहीं दिया गया है, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद ही संविधान बना और देश जब गुलाम था तो वो ब्रिटेन के लोगों ने ही इसी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के ही तहत तो देश को गुलाम किया था। इसीलिए ब्रिटिश नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया गया है संविधान के द्वारा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? जो 5 तरह के रिट होते हैं उसमें से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत। हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ कौन सा है? देखिए, ये देने का मतलब मेरा था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आता है, इसीलिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेद जो है वह हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ था। माउंट आबू में दिलवरा मंदिर है, कहाँ पे स्थित है और किस तरह का मंदिर है? बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सिख मंदिर, हिंदू मंदिर। सही आंसर होगा माउंट आबू में जो दिलवरा मंदिर है वह एक प्रकार का जैन मंदिर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, अहमदाबाद।
सही आंसर होगा त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है, जबकि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी, इरावदी। सही आंसर होगा नील नदी। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। वृंदावन गार्डन स्थित है चेन्नई, मथुरा, आगरा, मैसूर। मैसूर में दशहरा का मेला बहुत ज़बरदस्त लगता है। आपका सही आंसर होगा मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर में ही स्थित है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन या ब्यूटेन? मैं बात कर रहा हूं मुख्य रूप से क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जो घरेलू ईंधन में एलपीजी का उपयोग किया जाता है उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस किस चीज़ का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। आपका सही आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। इन दोनों के सम्मिलित फॉर्म को ही एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एलपीजी से रिलेटेड कि एलपीजी में गंध किस के कारण होता है? तो मिथाइल मरकैप्टन ये एक पदार्थ मिलाया जाता है गैस में, जिसके कारण रिसाव होने पे आपको गंध का पता चलता है। पीडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक अध्ययन में किससे संबंधित है? वायुमंडल के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को, प्रदूषण के अध्ययन को या बीजों के अध्ययन को? किसको पीडोलॉजी कहा जाता है? सही आंसर होगा मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है? जबड़े की, जांघ की, गर्दन की या हाथों की? सही आंसर होगा जबड़े की मांसपेशियां मानव शरीर में सबसे मजबूत होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह 639 के लगभग होता है। वहीं पे अगर हड्डियों की संख्या पूछा जाए 206 हड्डियां होती है। नवजात में कितनी हड्डियां होती है? लगभग 300 के लगभग हड्डियां होती है। हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। हड्डी और हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है? ये दोनों ही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइनोकोबालामीन किस विटामिन को का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन सी का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का या नीचे में है विटामिन B12 का? सही आंसर होगा विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? सही आंसर होगा विटामिन सी। आपको मैं बताऊं बी और सी, ए से लेकर ई तक विटामिन होते हैं, जिसमें से बी और सी, ए बी सी डी ई, ये 5 तरह के विटामिन के टाइप्स होते हैं। इसमें से बी और सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। बाकी अन्य जितने भी हैं ए,
DEC आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। एडेक जो है वह कार्बनिक रासायनिकों में या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होता है, जबकि अन्य सभी रसायन मतलब B और C बचे ही, तो ये दोनों रसायन जल में घुलनशील होते हैं। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगर यहीं पे आपको अगर पूछा गया रहता कि कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो आप सीधे से आंसर दे सकते थे कि यह तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी पर कल्पक्कम में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? चेन्नई के कल्पक्कम में, यानी यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। मैमल्स जो कि उड़ता है। हम लोग मानव शरीर भी मैमल्स होता है। जो अपने बच्चे को जन्म देता है उसे मैमल्स कहते हैं, तथा दूध पिलाता है, दोनों ही बातें। सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। एक ऐसा मैमल है जो उड़ता भी है। चौड़ावाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। ये हाल ही में चर्चा में था। सही आंसर होगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौड़ावाड़ी ग्लेशियर स्थित है। निम्नलिखित हिमनद में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाप, रूपल। मैंने सारे हिमनदी के बारे में, जो भी हिमालय से निकलने वाली, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, लेसर हिमालय हो या मध्य हिमालय हो, इन सभी हिमालयों से निकलने वाली जितनी भी हिमनद थी उन सभी को मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पढ़ाया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मिलाप ग्लेशियर। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? भाब्रू अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगले स्लाइड में। कौशाम्बी और प्रयाग ये दोनों ही स्तंभ लेख में अशोक को रानी कड़वाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। कौशाम्बी और प्रयाग ये दोनों ही अभिलेख में अशोक को रानी कड़वाकी ने दान दिया था और इसका उल्लेख है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, ब्रिटेन में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में सबसे सर्वप्रथम हुआ था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस सूत्र को कहा जाता है? कल्पसूत्र, महाविवास सूत्र, अश्वसूत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा महाविवास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और इसकी रचना वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने इसकी रचना किया था। बैरम खान इस्लाम धर्म के किस संप्रदाय से थे? बैरम खान जो अकबर के संरक्षक थे, 1960 ईस्वी में अकबर के आदेश पे मक्का मदीना चले गए थे। मैंने इसका फुल डिटेल मुग़ल साम्राज्य में दिया है। मुग़ल साम्राज्य के वीडियो को आप देख सकते हैं।
दो वीडियो हैं। पहले वीडियो में मैंने बाबर, हुमायूं और अकबर को कवर किया है, बाकी के वीडियो में औरंगजेब तक कवर किया है। सही आंसर होगा बैरम खान शिया संप्रदाय से संबंधित थे। मुस्लिम में दो संप्रदाय मुख्य होता है, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। तो बैरम खान जो थे वह शिया संप्रदाय से संबंधित थे। दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1482 में, 1582 में, 1682 में, इनमें से कोई नहीं। आप अगर थोड़ा भी इतिहास जानते होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपके टिप पर होने चाहिए। सही आंसर होगा 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। इसमें सभी धर्मों के सार जो मुख्य तत्व थे उसको डाला गया था। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के मुख्य तत्व को डाला गया था। तो 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। जजिया कर को अकबर ने ही हटाया था। जजिया कर वैसा कर होता है जो गैर मुस्लिम पे लगाया जाता है। तीर्थ यात्रा कर, गैर मुस्लिम पे लगाए जाने वाले कर को ही हम जजिया कर कहते हैं। निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। किस मंडल को संवहन मंडल या कन्वेक्शन बोर्ड भी कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था 5 वायुमंडल के परत होते हैं। सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल जो है, जो मेन हम लोग वायुमंडल की बात करते हैं वो क्षोभ मंडल में ही हवाओं का ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे हवाएं ऊपर से नीचे तक, सूर्य की जो गर्मी होती है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, फिर धरती की गर्मी, ये दोनों ट्रांसफ़र होते रहता है और इस विधि को ही हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसीलिए इसे कन्वेक्शन बोर्ड भी कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड नामक भौगोलिक नाम किस शहर का है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चेन्नई का, पटना का, कोलकाता का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा कोलकाता को टॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब ज़रा देखिए टॉलीवुड नाम कैसे पड़ा, फिर बॉलीवुड कैसे नाम पड़ा, ये सारी चीज़ को मैं अभी क्लियर करता हूँ। 1932 ईस्वी में टॉलीवुड जो नाम था बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से ही चालू हुआ था और टॉलीगंज नाम का जगह है कलकत्ता में, वहाँ पे उसको हॉलीवुड तो पहले से था, हॉलीवुड के साथ टॉलीगंज को मिलाया गया तो बन गया टॉलीवुड। फिर जब टॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉम्बे के इंडस्ट्री ने जब दबा दिया, जब उसको पीछे पछाड़ दिया, तो फिर बॉम्बे से टॉलीवुड जैसे था, हॉलीवुड से टॉलीवुड बना और फिर टॉलीवुड से, चूँकि बॉम्बे में अब फिल्म इंडस्ट्री बन गई तो उसका नाम चेंज करके बॉलीवुड कर लिया गया। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, सी फंक ने, जे वाटसन ने, टी मॉर्गन ने। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ये सभी ब्लड ग्रुप जो होते हैं ह्यूमन में, उसकी खोज किसने की थी? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, जबकि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या 9? सही आंसर हो जाएगा 7। नेटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं हर एक सेट में इंक्लूड करता हूं, जैसे ये खिलाड़ियों की संख्या, ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कुकर को गर्म करता है? लाल प्रकाश, परावैंगनी, अवरक्त, आंतरिक किरणें।
सही आंसर होगा अवरक्त प्रकाश वैसा प्रकाश होता है जो सौर कुकर को गर्म करता है। सौर कुकर में सौर प्लेट लगे होते हैं जिसके कारण उसमें हीट होता है और उसमें खाना पकता है। तो इसमें सूर्य के इंफ्रारेड लाइट अवरक्त प्रकाश का ही उपयोग किया जाता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है पानी में, हीरे में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। अधिकतम जो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो ये किस में होता है? निर्वात में होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? सही आंसर होगा नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। अन्य किस नदियों का उद्गम होता है? तो अन्य नदियां जो हैं अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, और सोन जो है वह उत्तर की ओर बहते हुए गंगा, पटना के किनारे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये 3 नदी का नाम आप याद रखिए, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। यह अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। किस पहाड़ी पे स्थित है कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो मैकाल की पहाड़ी पे अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 1050 मीटर के लगभग है। मेनली यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। अधोलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? वैसी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती? सही आंसर होगा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। मैं कुछ हल्के क्वेश्चंस को भी डालता हूँ या फिर ऑप्शन को एकदम सरल करके डालता हूँ। इसका कारण ये है कि मेरा मकसद आपको नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज देना है, ना कि आपके ज्ञान की परीक्षा लेना है। वो तो आपके एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में खुद ही होता है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदियाँ हैं वह नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। रेगुलर मिट्टी की सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? एक्चुअली ये रेगुर मिट्टी होगा, इसे ही हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो रेगुर मिट्टी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड? सही आंसर होगा महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इस मिट्टी में, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ये सारे वैज्ञानिक नाम हैं। बोहियन वेरिगेटा, जेकेरांडा, मैमोस्फोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेक्टना ग्रांडिस? सही आंसर होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? इसे ही हिंदी में जो पलास का आप पेड़ जानते हैं, पलास का, वो उसे ही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। इसमें लाल रंग के खूबसूरत फूल उगते हैं और दूर से देखने में आपको लगेगा कि ये आग लगा हुआ है वहाँ पे, इस तरह से दिखता है, इसीलिए इसे जंगल का आग कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो वह पलास ही है, और डाक विभाग के द्वारा पलास के पेड़ का उपयोग डाक टिकटों पे किया गया है। होली में मेनली इस फूल का उपयोग किया जाता है, और ये पलास का फूल होता है जो कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इंग्लिश में वैज्ञानिक नाम इसका होता है। इसे जंगल की आग कहा जाता है।
सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस, खेजड़ी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वैसा कार्यक्रम होता है जिसमें पेड़ के चारों तरफ सार्वजनिक स्थानों पे सड़क के चारों तरफ सार्वजनिक स्थानों पे पेड़ लगाए जाने का एक सामुदायिक कार्यक्रम जो होता है उसे ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका पेड़ लगाया जाता है? सही आंसर होगा खेजड़ी का पेड़ सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मेघालय में? सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, वो भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। सबसे कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उड़द, गेहूँ, उड़ाई, मक्का। ऐसी फसल जो सालों भर बोई जाती है। अगर आप गांव घर से रिलेटेड होंगे तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा। दो तरह की मक्का होती है, एक भादो जो हिंदी महीना होता है भाद्र, उसमें काटा जाता है और एक बैसाख में काटा जाता है। इस तरह के 2 बार इसकी फसल की कटाई होती है और वो मक्का ही होता है। मतलब मक्का एक ऐसा फसल है जो दोनों सीजन में आपको मिल सकता है, मतलब वर्ष भर इसकी बुआई हो सकती है। और जबकि जो रबी फसल होते हैं वो मेनली अप्रैल मई में काटे जाते हैं और उसमें मुख्यतः सरसों और गेहूं को रखा गया है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। यूपीपीएससी मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे लगभग किसी ना किसी एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपका सही आंसर होगा केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु राज्य में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तराखंड पीसी मेंस में 2002 में पूछा गया था। तो औषधि, अंतरिक्ष अनुसंधान, भौतिकी, कृषि विज्ञान। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये एक वैज्ञानिक का नाम था नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर होगा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। यह हरित क्रांति से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। निम्न में से कौन सी फसलें अधिकारिता निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं। अधिकारिता निर्वाह मूलक कृषि का मतलब होता है भारत में 2 तरह की फसलें होती है। एक नॉर्मल जो होता है निर्वाह मूलक कृषि, आपके ज़िंदगी जीने के लिए जो फसलें आवश्यक है जैसे गेहूँ, मक्का, इन सभी को कहा जाता है। और दूसरा होता है नकदी फसल, जिसको व्यापारिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, जिसको उगाया जाता है। तो 2 तरह की फसलें होती है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा अधिकारिता निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत भारत की मुख्य फसलें हैं। मोटे अनाज, चावल, कपास, तंबाकू, चाय, कहवा, सब्जियां और फल। सही आंसर हो जाएगा मोटे अनाज और चावल। मोटे अनाज मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सारे मोटे अनाज में आते हैं। और चावल, इन्हें हम अधिकारिता निर्वाह मूल कृषि के रूप में समझते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 12 फरवरी, 8 फरवरी या 4 फरवरी को? सही आंसर होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को?
सही आंसर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और चुनाव आयोग का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में है? 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित कर दिया गया था 25 जनवरी को। मतलब कब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है? 2011 से। और इस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन, मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, युवा मतदाता को प्रोत्साहित किया जाता है, वोटिंग के अधिकार को समझाया जाता है। तो 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से प्रारंभ हुआ? 2011 से। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1949 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1950 ईस्वी। सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव लोकसभा का हुआ था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर ना हो तो कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री का कैबिनेट? सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा, मिसिसिपी, मिसौरी। सही आंसर नील होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, जबकि सबसे चौड़ी नदी अमेजन को माना जाता है। और अमेजन जो है वह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? उल्टा पूछा गया, शहर दे के आपको नदी पूछा जाता था, यहाँ पे नदी दे के शहर पूछा गया है। तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद। सही आंसर होगा तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। विश्व में जुते हुए खेतों की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रोपड़, रंगपुर, बुरझौम, कालीबंगा। सही आंसर होगा कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और यह कहाँ पे अभी स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की घरें जो हैं कच्ची ईंटों के बने हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ, कालीबंगा। और यहाँ से लकड़ी के हल और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मेन चीज़ आप याद रखिए, कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है। और यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो लकड़ी के हल और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आप याद रखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है उपनिषद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में? ये चार जो वेद हैं उनमें से विष्णु भगवान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही आंसर होगा ऋग्वेद में विष्णु शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। किसे प्रथम आदि शिव माना जाता था या है? पशुपति महादेव, रुद्र, पुसान, मुरुगन। सही आंसर होगा पशुपति महादेव को आदि शिव माना जाता है। पहले के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की ही पूजा किया करते थे। जबकि मैं बात करूं, यह एक मंदिर भी है पशुपतिनाथ मंदिर। कहाँ पे स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है नेपाल के काठमांडू, जो उसका राजधानी है, वहाँ पे काठमांडू में ही पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है।
किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 14 के साथ कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे प्रतिदिन मेरे द्वारा डाले गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समय मिलता रहे। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 14 के साथ।